साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। महत्वपूर्ण और बहुत मजेदार भाषा विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला के साथ में उपस्थित हूं। इसका 4 पार्ट अभी तक हो चुका है, जिसमें 50 प्रश्न प्रतिदिन आपके लिए आते हैं, जिसमें कुछ आसान प्रश्न होते हैं और कुछ अच्छे कठिन प्रश्न। ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। बहुत सारे साथी पढ़ते हैं, अपने कमेंट भी हमें पेस्ट करते हैं। जितने लोग भी कमेंट अपने देते हैं वीडियो के अंत में, उनके सवालों के जवाब और उनके कमेंट्स और कुछ सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ देता हूं कि आप नेक्स्ट डे उसे जवाब को ढूंढिएगा और हमारे सामने प्रस्तुत करिएगा। तो देखते हैं कि कितने लोगों ने कल जवाब दिया है। कल के वीडियो पे चलते हैं, फटाफट देखते हैं कि क्या कमेंट आप सबका आया हुआ है और उसके बाद आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। शास्त्रीय भाषाएं कुल 11 हो गई हैं। कृष्णा यादव ने दिया है जवाब। वेरी नाइस क्लास, गिरीश कुमार ने। और अब उसका क्लास बहुत अच्छी लगी, छाया जी ने लिखा है थैंक यू। रिजवाना परवीन ने 17 बोलियां लिखी हैं। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं, 18 भाषाएं। सर आप ईस्ट और वेस्ट को ऑल टाइम उल्टा बनाते हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ध्यान गया। रीजनिंग के दृष्टिकोण से बनाएंगे तो वैसे ही बनेगा। मैं तो यहां की जो दिशा है उस अनुसार बना देता हूं ईस्ट। ठीक है, रीजनिंग के हिसाब से आप सही। चलिए शुरू करें। तो बहुत सारे लोगों ने कल की क्लास देखा था और जिन्होंने भी जवाब दिया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज की कक्षा की शुरुआत लाइक से करेंगे, तो फटाफट आप लोग लाइक कर दें। देखिए यहां पर हेमा जी, रंजना सैनी जी, सोनम जी, वर्षा, संगीता, अमित, ओ हीरो, प्रतिभा मिश्रा, यतीत, ऋचा शुक्ला, संयुक्ता, उषा, सुप्रिया पांडे, ये सारे साथी आ चुके हैं। तो इन्हीं के साथ शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस, और बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद रोचक। तो साथियों आज का सबसे पहला प्रश्न है, कुमाऊनी की उपबोलियां कौन है? ये आपका सवाल है। अमित जी, पेड क्लास चल तो रही है यार, आज चली है क्लास। आज अपभ्रंश भाषा, औहट्ट भाषा, ये सब खत्म हो गया। आज ही क्लास चली है। ठीक है, ऐप पर क्लास चली थी, कल भी चली थी क्लास, पर डे चल रही है क्लास। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। गुड इवनिंग छाया यादव जी। चलिए अब जवाब दीजिए, बातचीत बाकी वाली हम लोग लास्ट में करेंगे, अभी आप सबको केवल जवाब देना है। देखिए यहां पर भाषा विज्ञान में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। पर डे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट के प्रश्न आपके सामने लाते हैं। अंशु सर, चलिए तो पहला जवाब आ चुका है, जहां तक कि मैं देख पा रहा हूं। पहले का जवाब आ चुका है, आप सबने बताया है पहले का डी, कुछ लोगों ने बताया है। चलिए देखिए, कुमाऊनी की बोली की बात करें। कुमाऊनी बोली जो है यह पहाड़ी के अंतर्गत आती है, पहाड़ी के अंतर्गत। और पहाड़ी जो है वह हिंदी की ही एक वर्ग है, यानी उस वर्ग है। 5 उपवर्ग हैं हिंदी में, एक पहाड़ी उपवर्ग भी है। आपको बताना है कि पहाड़ी अपभ्रंश से जन्म ली। आपको बताना है कि पहाड़ी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, फटाफट बता दीजिए। देखिए पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी हिंदी देखिए, जवाब जब तक आप लोग नहीं देंगे तब तक अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। 2-4 लोगों के जवाब देने से कुछ होगा नहीं साथी, सब लोगों को जवाब देना होगा, चाहे आपको आए सवाल या ना आए। सबको प्रयास करना है, सबको जवाब देना है।
सौर सेनी। ऋचा जी ने जवाब दिया सौर सेनी, ध्यान रखिएगा। तो पहाड़ी का जन्म सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौर सेनी। लेकिन एक विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने पहाड़ी को ब्राचड से जन्मा बताया है। पहाड़ी को ब्राचड से जन्मा बताया है। ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने खस से भी बताया है। ठीक है। तो सौर सेनी, ब्राचड और खस, अब ये तीन ऑप्शन आपके सामने आ गए। अब बताइए कि पहाड़ी का जन्म जो है वह किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो चलिए फटाफट बताइए। देखिए, ब्राचड तो नहीं होगी। ब्राचड का मतलब होता है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र या लहंदा वाला क्षेत्र, तो कश्मीरी, पंजाबी इत्यादि जो है वो ब्राचड से आ जाएगी। तो ब्राचड को तो हम इसमें नहीं रख सकते। तौर सेनी जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। तो यहां पर हम बात करें भोलानाथ तिवारी की। भोलानाथ तिवारी ने बताया कि सौर सेनी से ही जन्म हुआ है पहाड़ी का। भोलानाथ तिवारी के द्वारा यह बताया गया। हरदेव बाहरी ने ये जो पहाड़ी है इसको किसके अंतर्गत रखा है, ये याद रखिएगा। तो पहाड़ी को उन्होंने हिंदी वर्ग के अंतर्गत रखा है। हिंदी वर्ग अ। हरदेव बहारी ने पहाड़ी को हिंदी वर्ग अ के अंतर्गत रखा, जिसमें मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, इनको उन्होंने यहां पर जगह दिया है। अब यहां पर हम हिंदी की व्युत्पत्ति में जाएं तो जो हमारी पहाड़ी हिंदी है, वास्तविक जो सही उत्तर है वो सौर सेनी अपभ्रंश। क्या होगा? सौर सेनी। यानी सौर सेनी अपभ्रंश से ही किसका जन्म हुआ है? तो सौर सेनी अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ। ठीक है। और जो पहाड़ी है, पहाड़ी, ठीक है, एक तो होता है पराग, यानी पश्चिमी, राजस्थानी और गुजराती, और इसी में पहाड़ी है। ठीक है। अब यहां पर पहाड़ी जो है वो सौर सेनी अपभ्रंश से जन्म ली। पहाड़ी की बोलियां कौन कौन सी हैं? ये है गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली और कुमाऊनी, ये इसकी दो प्रसिद्ध बोली। एक बोली है कुमाऊनी। कुमाऊनी की उपबोलियों की अगर हम चर्चा करें, उपबोलियों को अगर खोजें, तो बोलियां हैं खस, परजिया, मैया, हलकोटिया, पछाई, चौगसिया, दनपुरिया। ये सारी बोलियां जो है वह कुमाऊनी की बोलियां हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो ऑप्शन है वो एच सही है। उपयुक्त सभी। यहां इस प्रश्न में बताया गया है कि कुमाऊनी की ही एक बोली है जो कि खस है। ठीक है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या इसका मामला है। अब बहुत जगह मिल रहा है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। चलिए फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए जितने भी लोग हैं। दरअसल खस अपभ्रंश भी जो है यह भी सौर सेनी से ही विकसित मानी जाती है।
फर्स्ट अपभ्रंश जो है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इस पे जब हम अपभ्रंश पे चर्चा करेंगे तो हम और डीप जाके इसके विषय देखेंगे। खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? खड़ी बोली, तो खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, सहारनपुर। अगर इन ऑप्शंस को देखें तो ये सारे जो हैं खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से जाना जाता है। कौरवी बोली ही खड़ी बोली के रूप में आती है और खड़ी बोली कौरवी के रूप में आई और इसी कौरवी में ही परिवर्तन करके ये मानक हिंदी में परिवर्तित कर दिया गया और उसी मानक हिंदी को परिनिष्ठित हिंदी भी कहा जाता है। इसी को परिनिष्ठित सुसंकृत हिंदी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्ति जो है ये खड़ी बोली का एक बहुत ही सटीक और अच्छा उदाहरण है। खड़ी बोली में जो खड़ा शब्द है यह खरा से बना हुआ है। खरा यानी कि इसमें खरापन अधिक है। खरापन खरापन अधिक होने की वजह से यह ठीक है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा आपका खड़ी बोली। खड़ी बोली का जो सबसे पहला प्रयोग है वो कहां मिलता है? तो 18वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदी गद्यकारों ने ठीठ हिंदी बोली में लिखना शुरू किया। खरी हिंदी या खड़ी हिंदी से कहा गया और संभवतः लल्लू लाल ने इसका प्रथम बार प्रयोग किया। के पहले कई साक्ष्य मिलते हैं जैसे आप अमीर खुसरो के यहां देखिए, लेकिन परिनिष्ठित रूप में यह शुरुआत होती है और इसका विकास विकास या विकसित रूप कब आता है? तो 19वीं शताब्दी में। अगर शताब्दी पूछे तो वहां पर 19वीं शताब्दी आपका राइट आंसर होता है। लल्लूलाल और सदल मिश्र ये दो बड़े नाम हैं जो कि खड़ी बोली गद्य के उन्नायक कहे जाते हैं। खड़ी बोली गद्य के उन्नायक कौन कहे जाते हैं? लल्लूलाल और सदल मिश्र। रहीम दास ने अपनी रचना में खड़ी बोली का प्रयोग किया। मदनाष्टक, खेल कौतुकम, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो मदनाष्टक और खेल कौतुकम दोनों रचना में उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। राइट आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बोली को वर्नाक्यूलरी उच्च हिंदी या साहित्यिक हिंदी भी कहा जाता है? देखिए, कल ही मैंने आपको बताया था एक इतिहास ग्रंथ लिखा गया ग्रियर्सन के द्वारा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इस ग्रंथ का नाम रामचंद्र शुक्ल अलग तरीके से लिखते हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में मिलेगा। तो वर्नाक्यूलर से उन्होंने वर्नाक्यूलर हिंदी के विषय में लिखा था। तो वर्नाक्यूलरी शब्द भी खड़ी बोली के लिए मिलता है और उच्च हिंदी और साहित्यिक हिंदी तीनों शब्द आपको किसके लिए मिलते हैं? तो राइट आंसर होगा खड़ी बोली के लिए। किसके लिए मिलते हैं? खड़ी बोली के लिए। खड़ी बोली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें शब्दों
का जो अंत होता है कई बार द्वित्व से हो जाता है और बड़ा ऊ की मात्रा अपने आप लग जाती है, ह्रस्व को दीर्घ कर देते हैं। जैसे कोई हिंदी में कहेगा, मानक हिंदी बोलेगा तो पशु कहेगा, यार ये सब पशु हैं। लेकिन अगर कोई खड़ी बोली में कहेगा तो कहेगा ये सब पशु हैं, यानी वहां पर दीर्घ उकार का प्रयोग होने लगा। अगर कोई व्यक्ति मानक हिंदी में कहेगा कि भाई चलो रोटी खा लेते हैं, रोटी, लेकिन अगर कोई खड़ी बोली में कहेगा तो रोटी न कह के वो रोटी कहेगा। क्या कहेगा? रोटी। तो खड़ी बोली की ये कुछ विशेषताएं हैं, इसमें बड़ा खरापन है और खरापन होने की वजह से भी आप मेरठ में चले जाइए, सबसे ज्यादा खरापन आपको इसी बोली में देखने के लिए मिलता है, सबसे ज्यादा खरापन। ठीक है, तो यहां पर ये राइट आंसर। ब्रज भाषा ओकार बहुला है। महारो छोरो, क्या कहेंगे? महारो छोरो, महारो, छोरा नहीं कहेंगे, छोरो कहेंगे, यानी ओ की मात्रा को लगा देते हैं। महारो ओ की मात्रा, छोरो ओ की मात्रा। इसीलिए किस प्रकार की बोली है ब्रज भाषा? ओकार बहुला है। बुंदेली, ये बुंदेली किसमें आती है? ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण। बुंदेली यानी कि बुंदेलखंड की भाषा है, यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है बुंदेली बोली। अब बुंदेली जो है इसमें भी वही गुण है, यानी कि यह भी ओकार बहुला बोली ही है। झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, सागर, ओरछा, दतिया और होशंगाबाद में बोली। राइट आंसर। कितने लोग भी लाइव हैं? आपसे निवेदन है कि एक बार लाइक कर दें तो आपकी हाजिरी लग जाए, अटेंडेंस लग जाए कि भाई इतने लोग देख रहे हैं। किस बोली को मानक हिंदी या टकसाली हिंदी कहते हैं? मानक हिंदी। ये मानक शब्द मिला कहां से? जो शब्दों में विविधता है, कोई भी शब्द ले लीजिए। एक शब्द हम ले लेते हैं, मैं बहुत ही गलत उदाहरण देता हूं, जैसे कुल्हाड़ी शब्द ले लीजिए, कुल्हाड़ी। अब इस कुल्हाड़ी शब्द को अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रयोग। इलाहाबाद में रहता हूं, इलाहाबाद में ही दो दो क्षेत्र हैं, यानी गंगा पार और जमुना पार। जमुना पार में इसे टंगरी कहते हैं, टंगरी, टंगरी। जमुना पार में इसे टंगरी कहते हैं और गंगा पार में इसे कुल्हरी कहते हैं। समझिएगा, क्षेत्रीय भाषा में। आपके यहां भी हो सकता है कुछ और कहा जाता हो, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपके यहां कुल्हाड़ी को क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं। भाषा में इतनी ज्यादा विविधता है कि कोस कोस पे पानी, 30 कोस पे पानी। अब इस विविधता को एक रूपता देने के लिए भारत सरकार को एक काम करना पड़ा कि उसने राजभाषा आयोग का गठन किया और राजभाषा आयोग का गठन करने के बाद उसने शब्दावलियों को एकत्रित करके और एक मानक शब्दावली तैयार करने की बात कही। जैसे सोना जो होता है 18 कैरेट है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, एक मानक है। वैसे भाषाओं का जो सबसे मानक, सबसे खरा, सबसे प्रतिष्ठित रूप का, उसके लिए बात की गई कि अगर साहित्य में और मान लीजिए डीएम साहब को पत्र लिखना है कि हमारे पेड़ को उन्होंने कुल्हाड़ी से काट दिया, तो वहां ये थोड़ी लिखेंगे कि हमारे पेड़ के उन्होंने टंगारी से काट दिया, तंगुली, कुलैया। अच्छा, आपके यहां ये बोला जाता है, टाआरी बोलते हैं।
आप देखिए हर जगह अलग अलग बोला जा रहा है। अब मान लीजिए आप अपने डीएम को गए पत्र लिखे कि भैया हमारे पेड़ को इन्होंने तंगुली से काट दिया या कुलैया से काट दिया या टेनारी से काट दिया, तो कहेगा भाई हमको नहीं समझ में आ रहा। यानी एक भाषा निर्धारित करनी पड़ेगी जो पूरे देश में काम कर सके। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई एक मानक शब्दावली का निर्माण किया। किसका निर्माण किया जाए? एक मानक शब्दावली का निर्माण किया जाए, और यह मानक शब्दावली क्या करेगी? पूरे देश की हिंदी भाषा को एक रूपता देगी। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया 1961 में। वैज्ञानिक तकनीक शब्दावली। यहां प्रश्न यह पूछा जाता है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली जो आयोग बना 1961 में, यह किस मंत्रालय के अधीन बना? कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो ये बना वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, ये किस मंत्रालय के अधीन बना? तो ये जो तकनीकी शब्दावली आयोग बना, ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन बना। कि शिक्षा मंत्रालय का यह काम है कि इस तरह के शब्दों की एक रूपता को स्थापित करने के लिए, इस तरह के शब्दों के मानक शब्दावली कोष को तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का निर्माण करेगा। राजभाषा आयोग बहुत महत्वपूर्ण है। राजभाषा आयोग राजभाषा आयोग भी यह काम करता है, लेकिन आपको बताना है कि राजभाषा आयोग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। राजभाषा आयोग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, यह भी बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं सवाल। साथियों, राजभाषा आयोग जो है यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता है, क्योंकि यह विधि निर्माण का काम है। इसलिए याद रखिएगा यह विधि मंत्रालय के अधीन काम करता है। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो यह विधि मंत्रालय के अधीन काम करता है, और दोनों का ही गठन 1961 में हुआ। ठीक है, याद रहेगा। संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति, एक चीज और आता, बहरहाल राजभाषा पर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चलते चलते बता दीजिए, संयुक्त राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य थे? संयुक्त राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य थे, जिसमें लोकसभा के कितने सदस्य थे और राज्यसभा के कितने सदस्य थे? ये आपको कमेंट में जवाब देना है। इसका जवाब मैं कल आपके सामने। ये अनुराग जी, ये तो मैं फ्री में ही पढ़ा रहा हूं, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है, ये फ्री में ही चल रहा है। बाकी जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो आप चाहें तो पेड क्लास ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, 9828 95 92। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या है, मैं बता रहा था कि मानक हिंदी शब्दकोश ये भी खड़ी बोली को ही परिष्कृत करके बनाया गया। और टकसाली का मतलब क्या हुआ कि टकसाल में, अब जैसे एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ रहा है, उसकी एक सेक्रेटरी होती है, और सेक्रेटरी जो है वो लिखने का काम करती है, महिला सेक्रेटरी। तो मंत्री जी भागे भागे चले जा रहे हैं, कहें कि प्रेस नोट तैयार करो, और प्रेस नोट तैयार करने में वो बोले, अरे धत, ससुरी ने एकदम एकदम दिमाग खराब कर दिया है, मेरा बस चले तो उसको लात मार दूं। तो अब जो उसकी सेक्रेटरी वो क्या लिख रही है कि
माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि आपका राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप बढ़ गया है। मतलब बोलो कुछ और रहे, लिख और कुछ रही। मतलब ठीक ऐसे ही जब आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं अपनी अभिव्यक्ति को, जो घटनाएं घटित हुई रहती हैं, तो उनको वो अपनी भाषा में छापते हैं। यानी उनकी अपनी भाषा है। अब मान लीजिए कोई बंगाल में घटना घटित हुई, बंगाल में घटना घटित हुई, ममता जी ने खंबा खंबा बम्बा बम्बा खंबा खंबा इस तरह से कुछ कहा था। अब उसको खंबा खंबा बम्बा बम्बा तो लिख नहीं सकते। अब जो टकसाली भाषा उसमें लिखेंगे, जल खाबो कि ना खाबो। अब जल तो खाया नहीं जाता, जल तो पिया जाता है। लेकिन हिंदी में जब उसको लिखेंगे तो जल खाबो नहीं लिखेंगे, उसकी एक अपनी भाषा है। यानी उसको हम क्या कहेंगे, टकसाली भाषा कहेंगे। तो टकसाली भाषा का मतलब टकसाल, टकसाल का मतलब छापा खाना, जिसमें हम चीजों को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। यानी प्रिंट मीडिया की, समाचार पत्रों की जो भाषा है उसको हम क्या कहेंगे, टकसाली भाषा। क्लियर है? अरुणदीप जी एकदम सही जवाब है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा आपका खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी नाम किसने। देखिए प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करते जाइएगा। अभी कुछ अच्छे और कठिन प्रश्न भी आपको मैं लेकर आ रहा हूं। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी नाम किसने कहा जाता है। चलिए कल से ये ऑफ करवा देंगे, ब्रेक आप सबके ना आए। बताइए। चलिए, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी नाम किसने, ध्यान रखिएगा। यहां पर आप सबका दिमाग जा रहा होगा अमीर खुसरो। लेकिन अमीर खुसरो जिसे बोल रहे थे, जिसे कह रहे थे, वो खड़ी बोली नहीं थी। उसमें हिंदी और उर्दू के शब्द जो थे वो मिले जुले। यहां पर जो नामकरण की बात आती है, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी नाम किसने दिया, वो राइट आंसर होता है प्राणनाथ। राइट आंसर क्या होता है, प्राणनाथ होता है। खुसरो ने अपनी कविता में उसको हिंदुस्तानी कहा है, लेकिन इस तरह से कहीं वर्णित नहीं किया है कि मैं इसका नामकरण ये कर। देखिए लाइव ज्यादा लोग हैं और लाइक कम लोगों ने किया है। तो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उन्होंने हिंदुस्तान कहा है ग्रियर्सन साहब ने। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज मत होइए। इसे ब्रज कोकिल कहा गया। ब्रज कोकिल किसे कहा गया, सत्यनारायण कविरत्न को। मैथिली भाषा के आधार पर जिस तरह से विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा, क्या कहा गया, मैथिल। राजा जी ने इनको एक गांव, बिपसी गांव जो था, वो दान में दे दिया, दान में दे दिया। और इनकी जो पदावली है उससे प्रभावित होकर इनको मैथिल कोकिल कहा गया। तो भाषाओं के आधार पर भी कवियों का नाम जोड़ा जाता है। वैसे ही सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को खड़ी बोली हिंदी के व्याकरण को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। तो आपका दिमाग नहीं काम कर रहा। ब्रज में लाक्षणिक प्रयोगों के कारण किस कवि को जाना जाता है, केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, घनानंद। समझिएगा, लाक्षणिक प्रयोगों के कारण
मतलब ब्रज भाषा में सीधे सीधे बात नहीं कह रहे हैं। कहत नटत रीझत खीझत और मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नयन। नायक ने उधर बारात में जाने के बाद एक युवती छज्जे पे खड़ी है, उसके तरफ देखा, मुस्कुराए, कहे आओ नीचे आओ। कहत नटत, उधर से नट जा रही है, धत, ऐसे कहती धत। रीझत, उसके तत् कहने पर नायक आह आह मेरी जान, तुमने मुझे डांटा। अब ये जब रीझ रहा है, उसने कहा अगर नहीं मारूंगी भी एक थप्पड़, तो थप्पड़ को ऐसे कैच कर ले रहा, दिल से लगा ले रहा हूं तेरा थप्पड़। तो इधर क्या कर रहा है, वो रीझ रही है, ये खींच रहा है, खींच जा रही है, इसके रीझने से खींच जा रही है। रीझत खींच, मिलत खिलत। अब एक बार वो चोरी से देख रही कि ये लड़का देख रहा है कि नहीं देख रहा है मुझे, ऐसे देख रही है। वो तुरंत इधर फिर मुंह करके देखती है और दोनों की नजरें टकरा जाती। लड़की क्या कर रही थी, चोरी से देख रही थी और लड़के की नजर से नजर भिड़ गई, फिर लजिया जाती है। मतलब जैसे लजा जाती है, जैसे उसके अंदर लाज आ जाती है, नायक एकदम खुश काम बन गया, खुद भी चढ़ जाता है छज्जे और लेके मग पानी बांटने लगता है कि बड़ा सपोर्टिव बराती है। तो मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सौबात, और वहां पानी वानी बांट के बातचीत करके नाम वाम पूछ के चला आया। और फिर अब एक ही बरामदे में दोनों लोग बैठे हैं, शादी हो रही है, एक तरफ उधर लड़की इधर लड़का। अरे बड़ा बदल ली, हाँ यही वाला, तो वही वाला तो नहीं है, वो तो तुमने दूसरा पहना था जब जयमाल हो रहा था, और अभी देख रहे हो दूसरा पहनी। अब ये बात मुंह से नहीं कह रहा है, इशारे में। लड़की क्या करी, धत, यही देखते रहते हो क्या तुम। अब ये बातें नहीं आ रही, मुंह से सामने नहीं आ रही हैं, कोई सुन नहीं पा रहा है, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो इस तरह की लाक्षणिक भाषा, इस प्रकार की लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, वो भी ब्रज भाषा में अद्भुत तरीके से अगर किसी ने किया है, तो वह किसने किया है, वह किया है बिहारी ने। बिहारी, इसीलिए बच्चन जी ने कहा कि ये, इनको हम रीत सिद्ध कभी कह ही नहीं सकते, ये रीत सिद्ध नहीं है, ये क्लासिकल कवि हैं, अभिजात कवि हैं, बड़े लोगों के कवि हैं। क्यों बड़े लोगों के कवि हैं, क्योंकि ग्रामीण जो चेतना है, ग्रामीण भावना जो है, ग्रामीण लोग जो हैं, उनके प्रति घृणा का भाव है बिहारी के यहां। बिहारी के यहां कभी, मतलब एक तो 16 साल के बाद उनके यहां नायिका रहती नहीं है, जितनी भी नायिकाएं मिलेंगी 16 साल तक की। 16 साल की बाद जितनी भी नायिकाएं हैं सब बूढ़ी हो जाती हैं, ओडसी नायिकाएं। अब वो नायिकाएं पतली दुबली होनी चाहिए। बिहारी एनसीआर के क्षेत्र में रहे, वैसे उनका जन्म तो मध्य प्रदेश की तरफ हुआ था, लेकिन अपने नाना के घर आए और बाद में यहीं रहे दिल्ली के आसपास। और एकदम जीरो फिगर वाली नायिकाओं का वर्णन उनके साहित्य में मिलता है। और जब भी वो कमर की वर्णन करते हैं, नायिका की कमर कैसी होनी चाहिए, बर्र के जैसे होनी, बर्र की कमर। तो ये सारी चीजें हमें लाक्षणिकता के आधार पर जो देखने के लिए मिलती है, वो मिलती है बिहारी के यहां। और बिहारी ने ब्रज भाषा में कमाल दिखाया। ब्रज भाषा का प्रयोग आदिकाल में भी हुआ, भक्ति काल में कृष्ण काव्य के लिए हुआ, और रीति काल में लगभग पूरी जगह हमको ये ब्रज भाषा का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, खड़ी बोली का समय क्या है, फटाफट बताइए।
खड़ी बोली का समय अभी भी मैंने आपको बताया। खड़ी बोली के समय का मतलब जिसके विकास का समय, विकास का समय वही है, लगभग सरस्वती पत्रिका से इसका समय शुरू हो जाता है, यानी भारतेंदु युग के बाद या उसके बाद से, या 19वीं शताब्दी आप कह सकते। राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। हरियाणवी बोली का अन्य नाम क्या है? हरियाणवी बोली का अन्य नाम क्या है? हरियाणवी, देखिए हरियाणवी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। और हरियाणवी बोली की सबसे खास बात क्या है? कि यह बोली इसमें बांगरू, जाटू, देशवाड़ी और उपयुक्त सभी, हरियाणवी जो है हरियाणा, तो बांगरू, देशवालू, देशवाली, बांगरू, देशवाली, देशाड़ी, जाटू इत्यादि बोलियां जो हैं वो हरियाणवी के अंतर्गत आती हैं। हरियाणवी क्या होता है? भीतर शब्द है। तो हरियाणवी वाला क्या कहेगा? बित्तर, बित्तर जा, के है भाई, है। हम जैसे कहते हैं क्या है, क्या कहेंगे? के है। क्या के बदले क्या कहेगा वो? के कहेगा। ढ के बदले वो झंडा, झंडा नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा? झंडा। तो घर जा रहे हो कि नहीं, तो घर को क्या कहेगा? घर। यानी घ के बदले क, भ के बदले ब, ख के बदले ज। तो व्यंजन अपने से पहले व्यंजन यानी सघोष व्यंजन में बदल जाते हैं। ये सारे जो होते हैं वो सघोष व्यंजन में बदल जाते हैं हरियाणवी भाषा। हरियाणवी भाषा जो है, हरियाणवी में कुल 32 व्यंजन हैं। और एक मजेदार बात देखिए कि उनके यहां पंचमाक्षर नहीं पढ़ाया जाता, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पश्चिमी यूपी के भी क्लास देख रहे होंगे, उनके यहां भी पंचमाक्षर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। कैसे पढ़ाया जाता है? क ख ग घ अड़ा खाली, च छ ज झ अड़ा खाली, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। उनके यहां क ख ग घ के बाद अड़ा खाली आता है, च छ ज झ के बाद अड़ा खाली आता है। यानी अंगा शब्द उनके यहां नहीं पढ़ाया जाता और इया नहीं पढ़ाया जाता। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप हैं तो अपने बच्चों को ये जरूर पढ़ाइएगा कि ये अड़ा खाली नहीं है, ये अंगा शब्द है, अंगा वर्ण है। और इया नहीं, ये अड़ा खाली नहीं, ये इया है। ये मिस्टेक है। और क्योंकि बच्चा जब आगे बड़ा होता है तो इन वर्णों को देखता है तो बड़ी समस्या होती है। जैसे वो गंगा शब्द पढ़ेगा, क्या गंगा पढ़ेगा, तो अब इसको कैसे पढ़ लेगा वो? कैसे पढ़ेगा कि अड़ा खाली है अंगा, तो अड़ा खाली जैसे कोई उच्चारण ही नहीं हो पाएगा। तो यानी हम अपनी अगली पीढ़ी, नई पीढ़ी को कम से कम अड़ा खाली न पढ़ा के अंगा और इया पढ़ाएंगे। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जस्ट हरियाणवी का बोली क्षेत्र है, हरियाणवी
हरियाणवी बांगरू भी इसे कहते हैं। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, रेवड़ी, यहां देशवाली हरियाणवी का बोला जाता है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर, भादरा, कड़ाव में भी हरियाणवी भाषा बोली जाती है। तो अब आजकल तो हरियाणवी में गीत जब आए, इसका साहित्य उतना प्रचुर नहीं है, लेकिन अब इसका जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी उतनी नहीं, लेकिन यहां के गीत जो लिखे जा रहे हैं, अब ऐसा कौन सा गाना है हरियाणवी का जो आपको नहीं मालूम होगा ना? सभी लोग सुनते हैं। तो हरियाणवी के जो गीत, वो जो होते हैं, आप देखिए तो सपना चौधरी को देख लीजिए, या इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो हरियाणवी के गाने सुनते हैं। मैंने अपने तरफ देखा है कि हरियाणवी के लोग गाने सुनते हैं। सात जणी का है मां मेरी झूलना जी, पांड्या पिंजोला हरियल बाग में, 80 गज का है मेरी घाघरा जी, उसमें कली से 360 जा जी, पंड्या पिंजोला हरियला बाग में, सात जणी का है मेरा जी। अब इस तरह का आप देखिए, बाकी तो बहुत सारे गाने जो हमको समझ में ही नहीं आते हैं। एक वो इतना ही समझ में आता है कि वो खोपड़ी पे अपने पानी लाद के लेके जा रही है, इतने समझ में आता, बाकी हमको कुछ नहीं समझ में आता है। राइट आंसर है 11वीं का, आप सबके अनुसार, थोड़ा आप जल्दी जल्दी करेंगे। डी ऑप्शन, गाजियाबाद और फरीदाबाद हरियाणवी बोली का क्षेत्र है। सही है। नेक्स्ट, किनकी रचनाएं हरियाणवी में मिलती हैं? किनकी रचनाएं हरियाणवी में मिलती हैं? तो जंबनाथ की, संत किरान राम, दयाबाई, सहजोबाई, इन सभी की रचनाएं जो हैं शुद्ध मारवाड़ी कहां बोली जाती है? शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर में बोली जाती है। मैंने कल ही बताया था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। राजस्थानी का पश्चिमी मारवाड़ी, पूर्वी जयपुरी, उत्तरी मालवी, सॉरी मेवाती, और दक्षिणी। मारवाड़ी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? मारवाड़ी तो ये जोधपुर, मेवाड़, किशनगंज, जैसलमेर, सिरोही, अजमेर और पालनपुर, यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर। राजस्थान की प्रतिनिधि या आदर्श बोली किसे माना जाता है? कल ही मैंने इस सवाल को करवाया था। मारवाड़ी, यानी जो मारवाड़ी क्षेत्र है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो बोली जाने वाली बोली मारवाड़ी है, इसको सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, आदर्श माना जाता है। अवधि शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम किसने किया था? फटाफट बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण और मस्त प्रश्न है अवधि शब्द। देखिए, आप सब जानते हैं कि अवधि का प्रयोग हमें रामचरितमानस तुलसीदास में मिलता है, पद्मावत में मिलता है, और पूरे सूफी काव्य में मिलता है। लेकिन यहां जो राइट आंसर है वो अमीर खुसरो। भाषा के अर्थ में अवधि शब्द का प्रथम प्रयोग अमीर खुसरो के यहां मिलता है। वत्सिका और कोशली किस बोलियों के अन्य नाम हैं? वत्सिका और कोशली। देखिए, अवधि जो कौशल है, कोशली जो है, ये इसका क्षेत्र पड़ता है। और कोशली, बैसवाड़ी, जोलहा, गहोरा और जूडर,
कोसली, अवधी, बैसवाड़ी इत्यादि भी अवधी के नाम मिलते हैं। आप जानते हैं कि बैसवाड़ी क्षेत्र से हिंदी में एक बहुत बड़ा कवि हुआ, महाकवि हुआ, बैसवाड़ा क्षेत्र से जिसका संबंध। कमेंट करके बताइए कौन है। तो बैसवाड़ी के लिए, अब बैसवाड़ी क्षेत्र में देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बैसवाड़ी क्षेत्र, रामविलास शर्मा बैसवाड़ी क्षेत्र के हैं। ये बहुत विकसित क्षेत्र रहा है अवधि का और साहित्यकारों के लिए। यहां राइट आंसर आपका हो जाएगा वच्चिका कोसली किस बोली के अन्य नाम है, जिसे कोसली, दुल्हा, गोरहर, गोहरा, जूडर, अवधि, भैंसवाड़ी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। और राइट आंसर हो जाएगा अवधि। ठीक है। मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखा है, लेकिन उससे पहले भी अमीर खुसरो आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनौघी और बैसवाड़ी किस बोली के नाम है? अभी अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा कर लिया। अवधि, बनौघी और बैसवाड़ी ये दोनों नाम किसके मिलते हैं? अवधि के मिलते हैं। आजकल इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो बोलियों के अन्य नाम और उनकी जो उप बोलियां हैं, बोलियों की भी जो उप बोलियां हैं, उसे भी आपको पढ़ना है। बाबूराम सक्सेना ने अपनी पुस्तक अवधि का विकास में अवधि के विस्तार को कितने रूपों में विभाजित किया है? बाबूराम सक्सेना, तो इन्होंने अवधि का विकास में अवधि के विस्तार को कितने रूपों में विभाजित किया है? इन्होंने 3 रूपों में विभाजित किया। राइट आंसर। केंद्रीय अवधि किन क्षेत्रों में बोली जाती है? केंद्रीय अवधि, केंद्रीय अवधि का मतलब यह है कि अवधि भाषा का प्रयोग वहीं पर किया जाता है। जहां पर शुद्ध साहित्यिक अवधि का प्रयोग किया जाता है। अवधि एक ऐसी बोली है, जैसे आप अवधि में प्रयोग करें तो ये अवधि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि उदासीन आकार बहुला है। आकार बहुला, जैसे अवधि वाले क्या कहेंगे? आओ भैया बसा आवत बा, बस नहीं कहेंगे, बसा कहेंगे। ए का हो, घरा चल बा, घरा। क्रिकेट अगर खेलने जा रहे हैं तो क्रिकेट में भी क्या कहेंगे? पिचा, का हो पिचा सूखा, पिचा। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। अब तुलसीदास ने भी अवधि का प्रयोग किया और पूरे के पूरे सूफी काव्य में भी किया। सूफी काव्य में ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया है और तुलसीदास ने साहित्यिक अवधि का प्रयोग। साहित्यिक अवधि और ठेठ अवधि में क्या अंतर है? साहित्यिक अवधि में संस्कृत के तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग और ठेठ अवधि में गांव के देसी शब्दों का प्रयोग। ये दो बड़ा अंतर है, ये आपको याद रखना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जैसे कहें कि एक मनई के 4 बेटवे रहें। एक मनई, आदमी नहीं कहा जाता, मनई। दुई, दो नहीं कहा जाता अवधि में, दुई, 4। बेटवा, हम लोगों के यहां जैसे मम्मी मुझे बुलाती का बेटवा, हिया वा, बेटवा कहते हैं। बेटवा बेटा शब्द है।
बेटा, लेकिन बेटवा कहा जाता है, आकार बहुलक। तो यहां पर अब इनका क्षेत्र देखें, बाराबंकी, बहराइच, रायबरेली, अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक का ये जो क्षेत्र है वह अवधि का है। लेकिन केंद्रीय अवधि वाला जो सवाल है, यह आपको बताना है कि केंद्रीय अवधि कहां बोली जाती है। उपयुक्त सभी। पश्चिमी अवधि किन क्षेत्रों में बोली जाती है? पश्चिमी अवधि देखिए, अब अवधि में भी पूरब पश्चिम है। पश्चिम का जो क्षेत्र है वो खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, यानी उपयुक्त सभी। पश्चिमी अवधि किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर सभी। पूर्वी अवधि किन क्षेत्रों में बोली जाती है? पूर्वी अवधि, पूरब का क्षेत्र जो, यानी गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर। जैसे जैसे आप इलाहाबाद से मिर्जापुर तरफ चलेंगे तो मिर्जापुर संक्रमण के क्षेत्र, ये बनारस से जहां लगता है वहां पर ये भोजपुरी का क्षेत्र बन जाता है, और जहां ये इलाहाबाद से लगता है वहां पर अवधि का भी इसमें प्रभाव देखने के लिए। तो यहां पर पूर्वी अवधि और पश्चिमी अवधि को आप अच्छे से समझिएगा। पूर्वी अवधि जो है वह क्षेत्र ये आपका बनता है पश्चिमी अवधि का, खीरी, सीताराम, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर। केंद्रीय अवधि बाराबंकी, बहराइच, रायबरेली, और पूर्वी अवधि गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले तो पूछा जाता था बड़ा आसान सा प्रश्न, अवधि कहां बोली जाती, लेकिन अब पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय तीन आधार पर भी अवधि के प्रश्न बनते। तो अब हमें क्या करना है, अपनी स्टाइल भी पढ़ने वाली बदलनी है। रमई काका का वास्तविक नाम क्या है? रमई काका, इनका नाम पहली बार सुन रहे हैं? रमई काका, देखिए रमई काका जो हैं, इनका जन्म जो है 2 फरवरी 1915 को हुआ और 18 अप्रैल 1982 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बैसवाड़ी अवधि के उत्तम हास्य कवि, प्रमुख रूप से हास्य कवि थे। वैसे भी इन्होंने काव्य लिखा, लेकिन हास्य कवि के रूप में जाने जाते थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? चंद्रभूषण त्रिवेदी था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में रावतपुर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने आकाशवाणी लखनऊ में भी काम किया। इनकी जो रचनाएं हैं, बछौरा, भिनसार, नेताजी, फुहार, हरपति, तरवार, गुलछर्रे, या छीछाले दर खाद्यो तो लरिकौना बीए पास की हिस। चलिए रमई काका के कुछ पद सुना देते हैं, आनंद लीजिए। या छीछाले दर खाद्यो तो लरिकौना बीए पास की, ओ पुतऊ का बैरू का कहराते, ओ पुतऊ का बैरू का कहराते, आछी छाले दर खाद्यो तो लरिकौना चले स्नान करें तब, असाबुन का उन सोप कहा, अब बहुरवे के सूप चली। बीए पास लड़की से ब्याह, मतलब बीए पास हैं और एक अनपढ़ लड़की से उन्होंने विवाह कर लिया, और क्या हो रहा है घटना कि बेचारे जो हैं कह रहे हैं कि सोप लाओ, सोप, साबुन। और जो उनकी पत्नी है क्या लेके आ रही है? वो उनके लिए आ रही, बहुरवा लई के सूप चली, आछी छाले दर खाद्यो सो। पीछा लेदर हो गया। और दिन राती बिलबाई बोली, मां उठ गिर पिट बोली रहे, बहुरवा सुन सुन सिट पिटाती रे, और या छीछाले दर खाद्यों से, और बुढ़ऊ का विवाह जब बचपन से पर घाट भैन, तब देखुआ आए बड़े बड़े हम शादी ते इनकार की।
बहुत सारे दिखवार आए जब इनकी जवानी थी, बहुत अच्छा जब रूप था तो बहुत सारे लोग दिखवार आए, लेकिन इनका मन ही नहीं रुका। अरे और शादियां हैं इसमें, और एक और अच्छी ढूंढ लेंगे। लेकिन मेरी तरह से बूढ़े होते चले गए, शादी से इनकार किए। अब सब लौटारा खड़े खड़े सुख दिन दूबे, विधुर चौबे तिर बेनी आए धुन्नर जी, जिन बड़न बड़न का मात किहिन, कड़काए अवस्थी जी खुन्नार जी। यानी बुढ़ऊ की शादी के लिए तैयार किया, बारात जा रही, किंतु रतौंधी सारा मजा किरकिरा कर देती। जब वर देवता खाने पर बैठते हैं तो दिखाई न देता है, दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। तब सासू जी आके कहती हैं, सुनिए काहे लिए खाना नहीं खा रहे हैं, काहे नाराज हैं? तो का बतावे बुढ़ऊ कि हमको रतौंधी हुई, हमको दिखाई नहीं देता है। अब बुढ़ौती में शादी होगी तो खिचड़ी खाने जब बैठेंगे तो यही तो होगा ना, रतौंधी में दिखाई नहीं देगा और आप खाना नहीं खाएंगे और सासू समझेगी कि नाराज हैं। बताइए आपको क्या चाहिए? चलिए, आनंद आ गया आप सबको। तो चंद्रभूषण द्विवेदी उन्नाव के रहने वाले हैं, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल में अवधी भाषा के कवि हैं। आधुनिक काल में अवधी भाषा के कवि हैं, देखिए सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ, ये सब ब्रज वाले हैं। द्वारका प्रसाद मिश्र, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्लैक टी शर्ट में अच्छे लग रहे हैं, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारका प्रसाद मिश्र आधुनिक काल में अवधी भाषा के कवि, राइट आंसर। अवधी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? अवधी साहित्य का इतिहास की रचना है श्याम सुंदर मिश्र मधुप। अवधी भाषा में नेताजी नाम से खंडकाव्य किसने लिखा है? रमई काका ने। ध्यान रखिएगा, आजकल क्षेत्रीय जो कवि हैं भाषाओं के, उनको भी याद रखिए। अवधी भाषा का साहित्यिक इतिहास किसने लिखा है? रमई काका ने। अवधि को किसने गिरा ग्राम्य कहा? अवधि को किसने गिरा ग्राम्य कहा? तुलसीदास, जिन्होंने साहित्यिक अवधि का प्रयोग किया है, तो गिरा ग्राम्य राइट आंसर। किस बोली का साहित्य समृद्ध माना गया? सबसे ज्यादा साहित्य समृद्ध ब्रज भाषा, ठीक है। इसका साहित्य समृद्ध क्यों है? प्रचुर मात्रा में काव्य लिखे, खंडकाव्य भी खूब लिखे, महाकाव्य भी खूब लिखे गए, मुक्तक भी लिखा गया, आदिकाल में भी प्रयोग किया, रीतिकाल में भी प्रयोग हुआ, भक्ति काल में भी प्रयोग, और आधुनिक काल में भी वो साथ। कौन सा ग्रंथ अवधि के प्रारंभिक प्रयोगों की सूचना देता है? अवधि आरंभिक प्रयोग देखिए, दो रचनाएं हैं, एक चंदायन, एक राउलवेल। लेकिन इन दोनों में जो पहली रचना है, पहले की रचना है, वो राउलवेल है। क्या है? राउलवेल। तो राइट आंसर हो जाएगा राउलवेल। राउलवेल क्या है? एक शिलांकित कृति है, यानी पत्थरों पर उत्तीर्ण किरण है। और इसका मतलब क्या होता है? राजकुल विलास, राजकुल का विलास, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाता है राजकुल का विलास। गद्य पद्य मिश्रित चंपू है और इसकी रचनाकार रोडा कवि हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में ये शिलाएं प्राप्त हुई थी और ये प्रिंस वेद संग्रहालय मुंबई में इस समय, ये जो शिलांकित कृति है वो मुंबई में है, लेकिन मध्य प्रदेश के धार जिले में ये प्राप्त हुई। दोनों अलग अलग तरह का प्रश्न पूछा जाता है, प्राप्त कहां हुई, वर्तमान में कहा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा राउलवेल। अवधि वर्णमाला का सैद्धांतिक वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? यह प्रश्न तो मुझे लगता है सभी लोग जवाब दे ही देंगे। बहुत ही प्यारा सा ग्रंथ है, बहुत ही प्यारा सा, सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। गलत नहीं होना चाहिए, नहीं नाक पकड़ के पूछ देंगे अगर यह प्रश्न गलत हुआ तो।
देखिए अखरावट, बी एकदम सही जवाब है। तो ये भक्तिकाल के निर्गुण कवि हैं जिन्होंने इसका लिखा है। वर्ण विषय बनाया किस चीज का? भाषा का। इसमें जुम्मा 8 जुल्काद 911 हिजरी का उल्लेख मिलता है। 911 हिजरी के आसपास की रचना है। 911 हिजरी। आप सब कमेंट करके बताएंगे कि हिजरी को संवत बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, हिजरी को सन बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं। ये आपको बताना है कि हिजरी को अगर संवत बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, और हिजरी को अगर सन बनाना हो तो क्या बनाएंगे। क्योंकि जितनी रचनाएं आपको यहां मिलेंगी, ज्यादातर रचनाओं को हिजरी में भी पूछा जाता है। पीजीटी 2013 में पद्मावत का जो समय दिया गया था हिजरी में दिया गया था, तो इस आधार पर इसको आप याद रखेंगे। तो यहां पर वर्णमाला आपको मिल जाएगी। अवधि भाषा का अपना छंद कौन सा है? अवधि भाषा का अपना छंद कौन? अवधि भाषा का अपना छंद है जिसका प्रयोग तुलसीदास ने भी किया है, करवै छंद। 12 और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती, यानी कि 12 7 19 करवै छंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार बुंदेली का अपना पृथक अस्तित्व नहीं है बल्कि वह ब्रज में ही लिखी जाती है? सारे नए प्रश्न दूंगा आपको, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा मानते हैं कि बुंदेली का अपना पृथक अस्तित्व नहीं है बल्कि वह ब्रज में ही लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेली किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? झांसी, जालौन, उरई, हमीरपुर। सागर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, गुना, होशंगाबाद, ग्वालियर, भोपाल, नरसिंहपुर और बालघाट। राइट आंसर इन सभी जगहों पर। विशुद्ध कन्नौजी कहां बोली जाती है? कन्नौजी, कन्नौज, इटावा, फरुखाबाद, उपयुक्त सभी जगहों पर कन्नौजी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बोली को महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता है? कन्नौजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कन्नौजी कहां बोली जाती है? तो शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत और यानी कि सभी। रीतिकाल के सर्वाधिक कवि किस क्षेत्र से आते हैं? सबसे ज्यादा रीतिकाल में आप देखिए तो सबसे ज्यादा जो कवि आते हैं वो कन्नौज क्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा कन्नौजी। किस बोली को रीवाई के नाम से भी जाना जाता है? रीवाई के नाम। तो रीवा जो कि प्रयागराज के बॉर्डर का एक जिला है मध्य प्रदेश से, वहां की जो बोली है यानी बघेली, बघेली को रीवाई भी कहा। किस बोली को दक्षिण कोसली और उदासीन आकार बहुला भी कहते हैं? इस बोली को दक्षिण कोसली, यानी इलाहाबाद अगर प्रयागराज को केंद्र मानिए तो प्रयागराज के दक्षिण में आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, और इसे उदासीन आकार बहुला के अंतर्गत भी रखते हैं और दक्षिण कोशली के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, एबीसी के अंतर्गत, और अर्धमागधीय वंश से इसका जन्म हुआ। गुरु घासीदास की रचनाओं में किस बोली का परिचय मिलता है? याद रखिएगा जो सभी क्षेत्र हैं, जैसे हरियाणवी के प्रमुख कवियों को, छत्तीसगढ़ी के प्रमुख कवियों को, अवधी के प्रमुख कवियों को, ब्रजभाषा के, भोजपुरी के, जितने राजस्थान के, तो जो बहुत चर्चित और बड़े नाम है क्षेत्रीय बोली के,
उसके कवियों को जरूर याद रखिए। यहां राइट आंसर हो जाएगा गुरघासीदास छत्तीसगढ़ी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लिका साहिबी किस बोली के अन्य नाम है? मल्लिका साहिबी, तो आप जानते हैं कि हुस्न मल्लिका का चर्चा किसमें किया जाता है? सबसे ज्यादा भोजपुरी। भोजपुरी ऐसी मतलब भाषा है, बहुत मीठी भाषा है, और शादी कहीं भी हो, अगर भोजपुरी गाने नहीं बजे तो शादी का सारा मजा ही बेकार है। और डांस तो तभी आता है जब भोजपुरी गाने बजते हैं, और जब तक गाना नहीं बजा कि जीला टॉप लागे लू, तब तक शरीर में थिरकन ही नहीं आती है। तो बहुत सारे जो सभ्य लोग हैं कहते हैं कि भैया ऐसा है कि रास्ते में तो भोजपुरी गाना बजा लीजिए, लेकिन जैसे ही आप घर के बाहर पहुंचेंगे वहां आपको नहीं बजाना। भोजपुरी क्षेत्र बिहार के एकदम सटा हुआ गाजीपुर, और उसके भी बाद कौन सा एक जिला है सबसे लास्ट का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वहां एक मित्र की शादी में गया, बलिया। तो वहां एक ही गाना उनकी शादी में बज रहा था। कौन सा गाना बज रहा था? और जीला जीला हुए, हमार जीला बलिया बागी हुए। 3-4 बार ये गाना बजाया गया। एकदम भाई सभी एकदम डांस कर रहे हैं कि मारा जीला बलिया बागी हुए, और जीला जीला हुए, मार जीला बगिया बागी, बलिया बागी हुए। सब एकदम क्या कर रहे हैं, मस्त थे, खूब डांस कर रहे हैं। इसमें कौन सा डांस करना है? यानी कि वहां की संस्कृति, वहां का कल्चर बलिया। तो मल्लिका और साहिबी, अब देखिए कि सबसे ज्यादा मल्लिकाओं की चर्चा भोजपुरी में ही होती। बचिजवा तोर मौसियो जिंदाबाद गाना सुनिए। मतलब सभी जाति जो संबंध हैं, समाजशास्त्र में 2 तरह के संबंध बताए गए, परिहार और परिहास संबंध। परिहार का मतलब जिसको छू छू नहीं सकते, आप दूर से ही मजाक करिए। जैसे जेठ जी में, जेठ जी से जो मजाक होता है परिहार का संबंध, दूर से ही मजाक करना है। पतोहू जी और सास का जो, पतोहू और उनका ससुर जी का जो संबंध होता है कि अगर रंग डालना है जेठ जी को तो दूर से डाल देंगे, तो छूना नहीं है। लेकिन जो परिहास का संबंध है उसमें पटक के रंग लगाएंगे, जैसे जीजा साली, भाभी और देवर। तो जो बिहारी, खास करके भोजपुरी भाषा क्षेत्र जो है, वहां पर परिहास संबंध जो, किस तरह का संबंध, परिहास संबंध जो है, परिहास संबंधों पर बहुत सारे गीत, और इतने प्रचुर मात्रा में परिहास संबंधों में गीत आपको देखने के लिए मिलेंगे। कारण यह है कि वहां मजाक भी बहुत ज्यादा होता है, हद से ज्यादा मजाक होता है परिहास संबंध। तो परिहास संबंध के जो मजाक हैं वो गीत में भी उनके दिखाई देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मल्लिका और साहिबी मजाक मजाक में सब कहते रहते हैं। इसी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा इसका भोजपुरी। भोजपुरी किन क्षेत्रों में बोली जाती है? हाँ एकदम। मैं ये गाना जब पहली बार, अच्छा, और जिला खाली जिला है हमारा जिला बलिया बागी है, अच्छा अच्छा, धन्यवाद आपने याद दिला दिया, मुझे याद नहीं था कि ये भी मामला। यहां पर क्या है, भोजपुरी का किन क्षेत्रों में बोली जाती है? एक गाना है, किसी ने लिखा है, आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले ला, इसी तरह एक गाना है। उस गाने को अगर आप ध्यान से सुनिए तो उसमें जितने भी भोजपुरी के जिले हैं, यानी जहां से जहां तक भोजपुरी का क्षेत्र है, एक ही गाने में पूरे जिलों को उसमें डाल दिया गया। यहां राइट आंसर क्या होगा? आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, देवरिया, बस्ती, बनारस, चंदौली, बलिया, पलामू जो कि झारखंड में है, सारण, चंपारण, रांची, उपयुक्त सभी, राइट आंसर। लरिया खलटाही किस बोली को कहते हैं? लरिया और खलटाही किस बोली को कहते हैं? खलटाही और लरिया ये छत्तीसगढ़ी के नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी को, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आप मुझे लगता है जानते ही होंगे।
यहां दो ऑप्शन मिलते जुलते हैं, भिखारी दास और भिखारी ठाकुर। तो भिखारी दास जो हैं ये रीतिकाल के कवि, लेकिन भिखारी ठाकुर यहां भोजपुरी के हैं, ये ब्रज के हैं। गया, पटना, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर में कौन सी बोली बोली जाती, जानते होंगे आप? बी, मगही। किस बोली को अंगिका, वज्जिका, तिरुहितिया, वैदेही नाम से जाना जाता है? आप सब जानते होंगे। मैथिली बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही रिच भाषा है मैथिली, यानी कि बहुत ही क्या कह सकते हैं, वरिष्ठ भाषा। आईएएस के मेंस में भी है, इसका बहुत प्रचुर साहित्य भी है और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व। नेपाल में भी बहुत जगह ये बोली जाती है मैथिली। विद्यापति के आधार पर मैथिल को, मैथिली कहां की बोली, मैथिली कहां की बोली? चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, संथाल, मालदा, दीनपुर, नेपाल और युक्त पूर्णिया। पूर्णिया ऐसा क्षेत्र है तो मैलांचल लिखा, मैलांचल पढ़िए तो बहुत सारी शब्दावलियां आपको वहां पर मिल। कुमाऊनी बोली का कवि कौन नहीं है? कुमाऊनी बोली सुमित्रा नंदन पंत, आप जानते ही हैं कि इनका जन्म ही वहां होता है। गौरापंत शिवानी वहीं की हैं, शैलेश मटियानी वहीं, लेकिन भगवती प्रसाद पंधारी ये यहां पर नहीं है। असंगत का चयन करिए। आकार बहुला अवधी, इकार बहुला भोजपुरी, आकार बहुला खड़ी बोली, उकार बहुला छत्तीसगढ़ी। अब ये अगर आपने सवाल गलत कर दिया तो खोपड़िया फोड़ देंगे, खोपड़िया फोड़ देंगे। देखिए, आकार बहुला अवधि ठीक है, इकार बहुला भोजपुरी ठीक है, आकार बहुला खड़ी बोली ठीक है। छत्तीसगढ़ी उदासीन आकार बहुला है, उदासीन आकार बहुला है। छत्तीसगढ़ी किस प्रकार की है? उदासीन आकार बहुला। डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ये 5 से 7 वीडियो जो भाषा विज्ञान वाले देख लेगा, कोई भी परीक्षा हो, एक भी प्रश्न भाषा विज्ञान का इससे बाहर नहीं जाएगा, सारे कवर हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाके खोल के देख लीजिए, कोई भी प्रश्न इससे बाहर का नहीं होगा, सारे प्रश्न आपको मिल, ठीक है। कौन सी बोली जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी बोली? जनसंख्या के आधार बताइए। जनसंख्या के आधार हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी बोली, सबसे बड़ी पहला। दूसरा आएगा जनसंख्या के आधार, जनसंख्या के आधार। तीसरा आएगा विश्व में सबसे ज्यादा बोलने के आधार। इन तीनों का जवाब अलग अलग होगा, इन तीनों का जवाब अलग अलग होगा। अगर ये प्रश्न आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाइए, बिना लाइक करके मत जाइएगा, नहीं ऐसे अंदरवा से हाथवा डाल के खींच लेंगे कि लाइक करवाएंगे कि करो भैया लाइक, ऐसा नहीं करेंगे आप, मत ही लाइक करिए, कुछ मजाक कर रहा था। तो विश्व में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी की बोली कौन सी है? वो भोजपुरी। तो कंठस्थ कर लीजिएगा, भोजपुरी द राइट आंसर। क्षेत्र के आधार पर हिंदी की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये ब्रज है। सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? वो आपकी ब्रज है, ब्रज राइट आंसर। और जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या
अब ये जनसंख्या कहां की है? भारत की है। भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? ये खड़ी बोली। अब अगर गलत हुआ ना, क्या बताएं, लोढ़ा से नाक पूछ देंगे। लोढ़ा जानते हो ना, तिलबट्टा जिसको कहते हैं, अब तो खत्म ही हो जा रहा है। ये तीनों तथ्य भूलना मत, तीनों को अच्छे से याद रखना। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी की बोली, विश्व जब कहे तो विश्व में भोजपुरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली हिंदी की। क्षेत्र के आधार पर सबसे ज्यादा क्षेत्र में भारत में कौन सी बोली प्रयोग की जा रही है, यानी कि उसका भूमिगत विस्तार, ब्रजभाषा। भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा जो बोली जा रही है, सबसे ज्यादा पीपल, लोग, जनसंख्या, वो क्या है? खड़ी बोली। आज 50 प्रश्न मैंने कराए, ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के, पत्थर नहीं दिल, दिल पे हाथ रखना। कितने अच्छे प्रश्न मिले आपको? नए प्रश्न मिले? मजा आया क्लास में कि नहीं आया? बहुत सारे लोग पढ़ने के साथ मजा भी ढूंढते, मैं मजा भी दिलाता हूं। पढ़ाई कभी भी मुंह फुला के नहीं होती। एक शब्द है घोड़मुहा। हिंदी में बहुत सारे ऐसे टीचर आपको मिलेंगे जो घोड़मुहे हैं। घोड़मुहा शब्द सुना है आपने? हिंदी में ऑनलाइन पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर आपको ऐसे मिलेंगे जो घोड़मुहे हैं। अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन घोड़मुहे हैं। घोड़मुहे जानते हैं कि नहीं जानते आप? तो घोड़मुहे टीचर से मैंने भी पढ़ा है, मजा नहीं आता उतना पढ़। टीचर कैसा होना चाहिए? एनर्जेटिक होना चाहिए, हंसता रहे, हंसाता रहे, मौज करता रहे, एंजॉय करता रहे, खिंचाई करता रहे, डांटता रहे। ये सारी चीजें अगर होंगी तभी जो है आप अच्छे से पढ़ पाओगे, तभी आप अच्छा कर पाओगे। क्योंकि पढ़ना सबसे कठिन काम है। 8 घंटा आप फावड़ा चला सकते हो, 8 घंटा घर का काम कर सकते हो, 8 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते। तो पढ़ाई को जो श्रम का परिहार है, वो श्रम के परिहार से बदला जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल के जो हमारा मस्तिष्क है, अगर उसको आराम देते रहेंगे, पढ़ते समय एंजॉय करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हम बहुत आसानी से चीजों। तो घोड़मुहे टीचर से बचिए। और घोड़मुहा में समास कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब दीजिए। घोड़मुहा शब्द में कौन सा समास है? बाकी जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में आके दीजिएगा। 2 तरह की बैचेस आपके लिए उपलब्ध हैं। एक तो साथियों स्वतंत्रता बैच है, और दूसरा जो है लक्ष्य फाउंडेशन बैच। लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 की अपकमिंग वैकेंसीज के लिए है, और स्वतंत्रता बैच 2024 तक की भर्तियों की। इन दोनों कोर्सेज पर 80% तक की छूट चल रही है, नवरात्रि स्पेशल। व्हाट्सएप करके आप कोर्स ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। पीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, बीपीएससी टियर 4, इन सभी की कक्षाएं उपलब्ध हैं। आज की कक्षा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।